हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमसे पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जिस तरह 83 25 से संबंधित है उसी तरह बताना है कि 39 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कैसे संबंधित होगा। जब भी आपको प्रश्न ऐसा मिले तो हमारा अप्रोच क्या होता है, हमें करना क्या होता है, हमें फर्स्टली ये देखना होता है कि जो दो संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पे 83 25 है, वो कैसे संबंधित एक दूसरे से हो सकती हैं। 83 25 से भी संबंधित हो सकता है या 25 से 83 हो सकता है, ठीक है। एक कैसे भी हो सकते हैं या दोनों का डिफरेंस हो सकता है, ये किसी भी तरह से हो सकते हैं। लेकिन मेनली क्या होता है कि फर्स्ट से ही सेकंड का रिलेशन बनता है, यानी पहले से ही दूसरी संख्या आती है। जो लॉजिक, जो संबंध हमें वहाँ मिलता है दो संख्याओं में, वही हम लोग क्या करते हैं, जो पूछा जाता है जिस संख्या और क्वेश्चन मार्क में, वहाँ पे लगा करके हम लोग क्या करते हैं, आंसर को लाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 83 से 25 हो रहा है, यानी 83 बहुत बड़ी संख्या है और वहाँ से क्या बन रहा है, 25 बन रहा है, ठीक है। तो अगर 83 में से कुछ माइनस करें तो 25 बनेगा, लेकिन अगर 39 में से वही माइनस करते हैं उतना ही संख्या, तो बहुत छोटी संख्या बनेगी। छोटी क्या, माइनस में आ जाएगी। सपोज घटा के देख लेते हैं, 83 में से 25 कितना हो गया, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 5, यानी 83 में से -58 घटाएंगे तो 25 आएगा। उसी तरह 39 में से जब -58 घटाएंगे तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिलेगी, हमें निगेटिव में संख्या मिल जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे तो हो नहीं रहा है, माइनस तो कहीं बन नहीं रहा है। अब जब भी एक चीज़ समझिए, जब भी अगर आपको ना पहली दफ़ा डिफरेंस से नहीं मिले या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर मल्टीप्लाई भी कर दे, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 83 में तो बड़ी ही बनेगी, तो तुरंत क्या करिए, आप संख्या के यूनिट डिजिट पे जाइए। यानी यूनिट डिजिट का कहने का मतलब डिजिट पे चले जाइए कि उनमें जो डिजिट हैं उन पे अप्लाई करना शुरू करिए। जैसे यहाँ पे 83 दिया है तो 83 के 8 और इंडिविजुअल 3 पे क्या करिए, कैलकुलेशन शुरू करिए। और 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे देंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और 24 में +1 ऐड कर देंगे तो 25, ठीक है। 3 9 27, 27 1 28, कहीं 28 ऑप्शन दिया नहीं दिया, यानी ऐसे भी हम लोग कर नहीं सकते हैं, ओके। देखिए प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक बार तुरंत क्वेश्चन किया और मैं समझा रहा हूँ कि देखिए क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए करने का। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप किसी प्रश्न को पकड़ें और तुरंत सही हो गया, ऐसा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो इसके क्या दिए गए, डिजिट दिए गए हैं 83 के 8 और 3, अगर 8 और 3 में हम लोग डिफरेंस निकाल लें और डिफरेंस का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, 8 में से 3 गया कितना, 5, और जब 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी कि हो क्या रहा है कि जो डिजिट दिए गए हैं ना, उनका डिफरेंस का स्क्वायर करने पे दूसरी संख्या आ रही है। तो सेम 39 में भी कर लेते हैं, 3 और 9 का जब डिफरेंस लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस लेंगे 3 9 का तो कितना बन जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36। 36 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया है। जब भी आपको सीरीज का प्रश्न दिया जाए और जहां पूछने वाला क्वेश्चन मार्क हो लास्ट में हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टफ नहीं होता, मॉडरेट क्वेश्चन बनता है इस तरह का, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले जब आप सीरीज को देखिए ना, तो दो चीज़ें जरूर गौर किया करिए, उसके बाद आप बढ़िए। दो चीज़ें गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस सीरीज को कैसे करना है। पहले ये देखिए, पहला चीज़ कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है। देखिए डिसेंडिंग आर्डर में है ना ये सीरीज, यानी घटते क्रम में पहले बड़ी संख्या 120 है, उसके बाद छोटी संख्या 99, उसके बाद छोटी संख्या 80, 80 से छोटी संख्या 63, और 63 से छोटी संख्या 48। यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 48 से छोटी संख्या आएगी। और दूसरा चीज़ ये देखिएगा, किसी भी दो संख्या के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा तो नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस 50 है, 60 है, 40 है, क्योंकि वहाँ पे अगर दो संख्याओं के बीच में जब भी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है,
जो भी संख्याएं दी होती हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है कि मल्टीप्लाई किसी संख्या में करके माइनस होता है, फिर किसी संख्या का स्क्वायर होता है और माइनस होता है जब डिफरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो बहुत नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होगा, कोई ना कोई संख्या माइनस हो रही होगी, यही चल रहा होगा, संख्याओं के माइनस होने का सीरीज चल रहा होगा। ठीक है, अगर 120 में से क्या माइनस कर दे कि 99 आ जाए, -21 कर देंगे तो 99 आ जाएगा, और 99 में से क्या माइनस कर दें कि 80 आ जाए, तो कितना माइनस कर दें, -19 कर दें। ओके, और 80 में से कितना माइनस कर दें कि 63 आ जाए, -17 कर देंगे तो आएगा कि नहीं, बिल्कुल। और 63 में से क्या माइनस करें कि आपका 48 आ जाए, -15। अब देखिए हो क्या रहा है, यानी पहले -21 घट रहा है, उसके बाद -17, उसके बाद -19, उसके बाद -17, यानी दो कम होता जा रहा है, यानी कि -17 के बाद -15, 2 कम, तो यहाँ पे क्या घटेगा, 15 से 2 कम -13 घटेगा। तो 48 में से जब हम क्या करेंगे, 13 को घटा लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। आपका फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न एसएससी में कंफर्म है कि आता है, आपका सीजीएल और एमटीएस का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर स्टार्टिंग में। तो रीजनिंग को देखिए हल्के में नहीं लेना चाहिए। रीजनिंग अगर आप 5 रीजनिंग में से 4 बना लेते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है, 5 में से 5 बनाइए तब सही है, क्योंकि एसएससी और रेलवे में रीजनिंग ऐसी पूछी जाती है कि इसमें आपको पूरा में पूरा करना होता है। एक भी अगर आप गलती करते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सिलेबस को अच्छे से आपने क्या नहीं किया है, कवर अप नहीं किया है, और बारीकियों पे आपने काम नहीं किया है। क्योंकि एसएससी में 25 प्री में क्वेश्चन पूछेगा तो 25 में से सीजीएल में 25 में से अगर 25 आप नहीं करते हैं तो फिर तो बेकार है ना, कोई फ़ायदा नहीं है और दिक्कतें हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 25 में से एटलीस्ट 24 तो कीजिए, अगर 22, 23, 22, 20 सही कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं तो फिर तो गलत है, कम से कम 24, 25 होना ही चाहिए। निम्न आकृति में वर्गों की संख्या हमें बताना है, तो सबसे पहले जब भी काउंटिंग फिगर मिले ना, तो आप जितना आपको नॉर्मल फिगर दिख रहा हो, जैसे ये वर्ग पूछा है उसको आप पहले काउंट कर लीजिए। तो नॉर्मल फिगर आपको जो दिख रहा है वहाँ यहाँ इसमें कितने हैं, एक ये है और एक 2 है, समझिएगा ध्यान से, और एक 3 है और एक 4 है, एक 5 है, 6 है, यानी 6 फिगर तो मुझे जो आपका बिल्कुल मिल गया, जो हमको दिख रहा है 6 बिल्कुल दिख रहा है, 6 मैंने लिख लिया। अब एक चीज़ आगे देखते हैं, आगे काउंट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये भी तो एक बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक भी तो एक बनेगा, ये बनेगा, तो ये कितना हो गया 7। सेम ये भी तो एक बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कितना हो गया 6 + 2 8, और एक और बनेगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो बनेगा ना 8, तो +1 कितना हो जाएगा 9। यानी कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, टोटल 9 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है, एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम में है, तो समूह में कितने लड़के हैं। बिल्कुल एक फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है, इसको करने का भी एक फिक्स तरीका होता है, इसे आप लोग बिल्कुल रट डालिए। जब भी ऐसा पूछा जाए, कहा जाए कि कोई व्यक्ति शुरू से किसी पंक्ति में 20वें स्थान पे है और लास्ट से अंतिम से भी 20वें स्थान पे है, यहाँ पे कहा है 19वें स्थान पे है, तो कुछ नहीं करना है, पहले 19 एक बार लिखिए और एक और बार 19 लिखिए, उसको ऐड करिए और -1 कर दीजिए। 19 19 38 और 38 -1 बराबर कितना आ गया 37। राइट आंसर क्या होगा 37। उस क्या है समूह में लड़के हैं, उस रेखाखंड में कितने लड़के खड़े हैं 37। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने 19 + 19 -1 क्यों किया, पहले तो ऐसे ही आपको करना है, तरीका आप लोग याद रखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन फिर भी समझने के लिए देखिए, बोला है कि लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है, एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम पे है। बात समझिएगा, यानी कि अगर मान लीजिए ये लेफ्ट है, ठीक है, ये क्या है लेफ्ट है, लेफ्ट से अगर मान लीजिए कोई लड़का ऐसे ऐसे काउंट करके जाते हैं तो यहाँ पे उसका 19वां स्थान पड़ता है, और ये राइट है, राइट से जाते हैं तो भी इसका 19वां पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि पीछे 18 बच्चा होगा तभी तो 19वां बनेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में 18 रहा होगा तभी तो 19वां बनेगा। तो टोटल कितने बच गए 18 18 36, और बीच में यही खुद ही है 18 18 36 36 1 37। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे किया करिए, 2 बार जोड़िए और एक बार माइनस करिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न रेलवे में पूछा ही जाता है, एसएससी में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछा जाता है आपका, और ये बहुत खतरनाक प्रश्न होता है। जैसे यहाँ सर्किल दिया है, कई दफ़ा आपको ट्रायंगल दे देगा, कई दफ़ा स्क्वायर दे देगा, ठीक है। बहुत खतरनाक प्रश्न बनते हैं इस तरह के, क्योंकि होता क्या है ना कि कई दफ़ा हमें पता ही नहीं चलता है। हमें करने का जो तरीका होता है, हम ये देखते हैं कि जो दो आकृतियाँ आपको दी गई हैं, उन आकृतियों में जैसे 3 3 4 5 63 इनमें क्या संबंध है, ठीक है। तो पता ही नहीं चलता है कि इन आकृतियों में क्या संबंध है, क्या लॉजिक बन रहा है, वही लॉजिक हमको लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आप तभी कर पाएंगे अच्छे से जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन हैं सारे का आप लगा जाएंगे, तो आपको एक मिलने लगेगा तरीका, आपको समझ में आने लगेगा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं निकल रहा है तो हमको ऐसे भी देख लेना चाहिए, ठीक है। बट मैं तो सारी बातें बताता ही हूँ कि एक क्वेश्चन को करने के लिए मान लीजिए अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो कैसे हो सकता है, क्या क्या हम सोचेंगे, ठीक है। और जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना तो होता क्या है कि जो बड़ी संख्या इसमें रहती है ना उसी को लाना होता है छोटी संख्याओं से। जैसे इसमें है 3 दिया है पहले आकृति में, 4 5 3 और बीच में 63, तो हमको क्या करना होता है ना, हमको इन 4 संख्याओं से ही देखना होता है कि 63 कैसे आएगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है 4 5 3 6 है ना, यहाँ पे हमको क्या करना है, इन 4 संख्याओं से देखना है कैसे 66 आएगा। उसी तरह 7 3 5 6 से बीच में कौन सी संख्या आएगी हमको बताना होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो बड़ी संख्या रहती है ना उसी को हमको लाना होता है। देख लेते हैं, अगर सबको जोड़ दें 3 3 4 5 तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15। अब 15 आ रहा है, बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। अगर 15 आ रहा है तो हो ही नहीं पा रहा है। 15 आ रहा है तो मान लीजिए 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 15 चौको 60 और 60 -1 63। समझिएगा, मैंने सबको ऐड किया, 4 मल्टीप्लाई किया, -1 किया। यहाँ पे ले लेते हैं 5 4 9 3 12 12 6 72 और 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 चौक कितना होगा 72 और 72 -1 73। इसमें लेकिन 66 दिया है। ये तरीका यानी कि काम नहीं कर रहा है, ओके। ये तरीका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कई दफ़ा ऐसे भी प्रश्न आपको दे देता है। चलिए कुछ और सोच लेते हैं। अगर इनमें क्या हम कर दें, 3 4 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 5 3 चौको 12, हमने क्या किया 3 चौको 12 12 25 60 और 60 3 63 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह हम लोग 4 5 का मल्टीप्लाई करें और 3 का मल्टीप्लाई करें और 6 को प्लस कर दें, समझिएगा। तो 5 चौको 20 20 3 60 60 6 66 बिल्कुल आ रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं, 7 और 3 का मल्टीप्लाई इंटू 5 का मल्टीप्लाई प्लस 6 कर लेते हैं। तो 7 3 21 21 25 105 हो गया और 105 प्लस 6 कितना हो गया 111 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कैलेंडर से प्रश्न पूछा जा रहा है, बेहद इजी प्रश्न होता है। कुछ प्रश्न तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कैलेंडर अपने आप में अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, कैलेंडर और क्लॉक से एसएससी में बहुत रेयर प्रश्न पूछता है, बहुत रेयर प्रश्न पूछता है। किससे, आपका कैलेंडर और क्लॉक से। एक क्वेश्चन आ जाता है जो कोण वाला होता है ना, पूछता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। परसों मनी मतलब कि आज के 2 दिन बाद। यहाँ पे क्या था, आपका बृहस्पतिवार था, समझिएगा ध्यान से, बृहस्पतिवार था, ओके। बना लेते हैं, जब यहाँ पे बृहस्पतिवार था और ये आज है तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, बीएफए शुक्र शनिचर, यानी आज क्या है, शनिवार है कि नहीं, शनिवार, ओके। तो बोल रहा है तो कल के 4 दिन बाद, यानी कल के भी 4 दिन बाद 1 2 3 4, यानी कि आज से 1 2 3 4 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो शनिवार आज है, तो यहाँ पे शुक्रवार माफ़ी चाहते हैं, शनिवार प्लस 5 कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट करिए, वैसे मत करिए, शनिवार प्लस 5 ऐड कर देंगे। तो शनिवार और 5 कितना हो जाएगा, शनिचर आपका हो जाएगा शनिवार। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का मतलब क्या हो गया
बृहस्पतिवार। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि जो दिन था परसों वही सेम दिन आ रहा है 4 दिन बाद, तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन आ रहा है? बृहस्पतिवार आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पासा के 4 चित्र नीचे दिए गए हैं, शीर्ष पर संख्या 2 होने पर नीचे की संख्या को पहचानें। बिल्कुल ही डाइस का प्रश्न है, और देखिए 4 जो डाइस दिया है ना, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कुछ नहीं करने के लिए दिया है। हम देखिए 4 डाइस दिया है, बिल्कुल बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। आप किसी भी 2 डाइस जिसमें केवल एक संख्याएं कॉमन है उनसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ समझिए, पूछा है कि 2 अगर संख्या 2 शीर्ष पर हो तो उसके नीचे क्या होगा। अगर डाइस 3 को देखते हैं, समझिएगा ध्यान से, तो 2 क्या है? 2 के एडजेसेंट में 6 और 3 है, तो 6 और 3 तो अपोजिट कभी हो नहीं सकते, यानी ऑप्शन ए और डी नहीं हो सकता है। ओके, बचा ऑप्शन बी या सी होगा। अगर किसी और ऑप्शन में 2 दिया होता ना तो हम आंसर मार के तुरंत निकल जाते, पता चल जाता, लेकिन 2 ऑप्शन में फंस गए तो हमको निकालना पड़ेगा, अपोजिट पेयर निकालना पड़ेगा। और अपोजिट पेयर के लिए आप 2 डाइस ऐसा पकड़िए जिनमें क्या है, एक संख्या कॉमन है। अगर डाइस 3 और 4 को देखें तो इनमें क्या कॉमन है? केवल 3 कॉमन है। कॉमन है ना 3? ओके, तो 3 कॉमन है, तो आपको पता होगा अपोजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज में चलते हैं। उससे जब क्लॉकवाइज में चलेंगे 3 से तो 2 आएगा, और यहाँ से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो आपका 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। और यही हमसे पूछा जा रहा है, तो बाकी हम पेयर नहीं निकालेंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि 2 के अपोजिट पूछा था, हमको ऑलरेडी पता चल गया। जब हमने एक ही बार मूव किया तो हमको पता चल गया, तो बाकी पेयर निकालने का। देखिए आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ आगे भी देख लीजिए। 2 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 के बाद 1, यानी कि क्या होगा? 6 के अपोजिट 1 होगा। 2 के अपोजिट 5 आ गया, तो 3 के अपोजिट 4। आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन बाकी 2 पेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ ही गया। जब पूछा था कि 2 के विपरीत फल पर क्या होगा, तो 5 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सेम पहला प्रश्न है जो हमने अभी ऊपर किया था, 1 नंबर का प्रश्न। वहां पे क्या था कि वहां पे आपको नंबर दिया था और यहाँ पे शब्द दिए हैं। इस तरह के इस टाइप के 3 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, या तो आपको नंबर दे देगा, या तो आपको शब्द दे देगा, या तो आपको अल्फाबेट दे देगा। ठीक है, 3 ही तरह का मेनली प्रश्न बनता है, और करने का तरीका सेम होता है। जो 2 शब्द पेयर दिए होते हैं उनमें हमको देखना होगा कि लॉजिक क्या लग रहा है एक दूसरे से, वो कैसे संबंधित है। सेम चीज़ हम लोग कॉपी और क्वेश्चन मार्क में लगा देंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। ठीक है, चाय की बात करते हैं। ठीक है, तो जो चाय होता है वो किससे प्राप्त होता है? किस चीज़ से प्राप्त होता है? जो चाय होता है वो पत्तियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पत्तियों से प्राप्त होता है चाय। उसी तरह जो कॉफ़ी होता है ना, वो किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। जो कॉफ़ी होता है वो बीज से प्राप्त होता है। किससे? बीज से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि जिस तरह से चाय क्या होता है, पत्तियों से प्राप्त होता है, बनता है, उसी तरह कॉफी बीज से बनता है, प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आड़ू, लीची, फल, आपको 3 शब्द दिए गए हैं। एक आड़ू है, लीची है और फल है। ठीक है, इन सब में हमको क्या करना होता है? ये कॉमन देखना होता है कि तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? फल। कॉमन सेंस कहने का मतलब उसको ढूंढना होता है जिसके अंदर किसी और को भी हम अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो लीची क्या होता है? फल होता है, तो फल सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पहला सर्किल मैंने क्या बना लिया? फल का बना लिया पहला सर्किल। ओके, तो लीची भी फल होता है, तो लीची क्या होगा? फल के अंदर होगा। लीची को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और आड़ू भी जो होता है एक फल होता है, तो आड़ू को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ये भी फल के अंदर होगा कि नहीं? लेकिन लीची और आड़ू में कोई भी क्या है? रिलेशन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, तो हम इनको दोनों अलग अलग सर्किल से बनाएंगे। ठीक है, क्रॉस नहीं करेंगे। और दोनों फल हैं तो दोनों को फल के अंतर्गत रखेंगे, तो हमारा कुछ इस तरह का आकृति बनेगा। इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, एन पी का पिता है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और एसएससी हो या रेलवे एक प्रश्न, एक दो प्रश्न पूछा ही जाता है। एसएससी में तो एक प्रश्न कंफर्म होता है और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को ओरली मत कीजिए, क्योंकि जितने भी एसएससी में प्रश्न पूछे जाएंगे ना आपके प्री में, चाहे प्री में पूछे जाएंगे, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें अच्छा अगर प्रश्न बनेगा ना तो ब्लड रिलेशन से भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई किसी और सिलॉक से अगर कोई टफ क्वेश्चन बनता है तो उसमें ब्लड रिलेशन भी शामिल होता है कि ब्लड रिलेशन से भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो आप किसी अच्छे क्वेश्चन को ओरली करके गलत होने की संभावना को क्यों बढ़ा रहे हैं? आप बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? आप लोग उसको ट्री मेथड से आराम से भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कई क्वेश्चंस ऐसा होते हैं कि जिनको आप ओरली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि आप ट्री मेथड से करिए, क्योंकि आपके आंसर के सही होने का जो चांस हो ज़्यादा हो, क्योंकि आपके पास उतना टाइम होता है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन में शामिल होते हैं। जो आपके ब्लड रिलेशन के प्रश्न आते हैं वो कठिन प्रश्नों में शामिल होते हैं, तो कठिन प्रश्नों के लिए आप 30-35 सेकंड तो निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 30-35 सेकंड इनको आप दे ही सकते हैं और ट्री मेथड बना करके देखिए। और जब भी आपको कोई प्रश्न मिले ना तो शुरू में एक बार ये नहीं कि पूरा आप पढ़ने की कोशिश करिए, कभी मत पढ़िए तो बिल्कुल ही मत, क्योंकि एक बार केवल पढ़ना है आपको। आप देखते ही आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन का है, तो हमको ट्री मेथड से इसको बना करके निकलना है। तो दोबारा उसको पढ़िए मत, एक ही बार पढ़ना है। ये नहीं कि एक बार शुरू में पढ़िए उसको समझने के लिए, उसके बाद में पढ़िए, नहीं। ट्री मेथड बनाने के लिए केवल एक बार पढ़ना है और उसी पर आपको आंसर लाना है। बोला है कि एम एन का बेटा है, समझिएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जैसे बोल रहे हैं ना वैसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। एम का है, क्या है, एन का बेटा है। अब समझिए मैंने क्या किया कि एन को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि ये जनरेशन होता है। एम का क्या है, ये पिता है तो ये ऊपर रहेगा, और एन का अगर पिता आएगा तो एन से ऊपर रहेगा, ऐसे चलता है जनरेशन। ठीक है, और बोला है कि ओ एन का पिता है। ओ क्या है, एन का पिता है। ओ क्या है, एन का पिता है। जब पिता है तो प्लस होगा, ओके। लेकिन एन का भी हमको जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम प्लस लगाएंगे या माइनस। आगे बोल रहा है कि एन पी का पिता है। एन क्या है, पी का पिता है। समझिएगा ध्यान से, एन क्या है, पी का पिता है। अब एन का जेंडर क्लियर हो गया कि वो पिता है, लेकिन पी का जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब ध्यान से समझिएगा। अब जाहिर सी बात है कि एन क्या है, पी का पिता है, और एन का बेटा यम भी है, तो पी और यम क्या होंगे, भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी ना। बिल्कुल। तो पूछा क्या है, ओ पी से कैसे संबंधित है। ओ जो है पी से कैसे संबंधित है, जाहिर सी बात है दादा लगेगा भैया, क्योंकि पी के पिता का पिता है तो दादा ही तो लगेंगे ना। ओ क्या है, पी के दादा हैं, सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दादा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न समीकरण गणित की दृष्टि से सही हो जाता है यदि प्रश्न में दिए गए संकेत के अनुसार चिन्हों को आपस में बदलें या संख्याओं को। सही विकल्प ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं, सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन दिए हैं, बोल रहे हैं कि इक्वेशन में 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों में से किन 2 संख्याओं को बदलने पे समीकरण सही होगा या किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। देखिए ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही कठिन प्रश्न बन गया, बिल्कुल बन गया। आपको लग रहा होगा कि इजी है, मैं क्यों कठिन बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी। क्योंकि अगर केवल साइन होता ना, केवल साइन ऑप्शन में होता तो हमको केवल साइन ध्यान देना पड़ता, उसमें डिविजिबिलिटी हम लोग देख लेते, डिवीजन देखते हैं, डिवीजन को ध्यान में रख करके हम लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मैटर ये फंस जा रहा है कि साइन भी दिया है आपका और नंबर भी बोल रहा है, यानी नंबर भी इंटरचेंज करने पे हो सकता है या साइन वाला। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। और एक और चीज़ देखेंगे ना, बात समझिएगा, अगर 4 और 2 को भी चेंज करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो 4 और 2 को भी हम चेंज कर सकते हैं, 16 6 को भी चेंज कर सकते हैं, यानी गुणे और माइनस का कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर खेल नहीं बन पा रहा है। तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि हम कर सकते हैं। हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है। एक ऑप्शन कौन सा है कि आपको एक एक करके ऑप्शनों को पकड़ करके इसमें भरना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करिए
दूसरे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कि आप ऐसा नहीं है कि आप इसको देखें और बता दिए कि तुरंत ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। हमारे पास यही तरीका है कि हम एक एक ऑप्शन में भरेंगे, यानी पहला ऑप्शन लेंगे 4 और 2 को चेंज करेंगे, उसके बाद बी पे जाएंगे, उसके बाद सी पे। लेकिन देखिए, जब भी आपकी मजबूरी बन जाए कि आपको ऑप्शन से ही प्ले करके निकालना है आपको आंसर, तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप लोग ऑप्शन एक एक लाइन से ऑप्शन मत पकड़िए, यानी कि ऑप्शन ए मत चेक करिए, उसके बाद बी मत चेक करिए, उसके बाद सी मत चेक करिए, उसके बाद डी। आप रैंडमली चेक करिए। ऑप्शन सी चेक कर लीजिए तो फिर ऑप्शन ए चेक करिए, या ऑप्शन ए चेक कर लिए तो डी चेक करिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ए चेक करेंगे, मान लीजिए ऑप्शन ए ना हो, बी चेक किए बी ना हो, सी हो, तो 1 मिनट आपका उसी में चला गया, तो फिर तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकला ना, बिल्कुल नहीं निकला। तो चलिए चेक कर लेते हैं, हम लोग ऑप्शन बी को ही चेक करते हैं, भाग्य और माइनस को इंटरचेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 माइनस की जगह भाग्य 4 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8 बराबर 30 दिया है। ओके, करके देख लेते हैं हम। 4 से 4 चौको 16 और 4 छः के 24, ठीक है। 24 माइनस 2 प्लस 8, ठीक है। तो 24 और 8 32, और 32 में से 2 गया 30, 30 बराबर 30, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आपको ये लगे कि ऑप्शन ए भी हो सकता है तो ऑप्शन ए चेक करके देख लीजिए, 4 और 2 चेंज करके देख लीजिए। ये होगा ही नहीं, 4 और 2 चेंज करेंगे, 16 माइनस 2 गुणे 6 भाग्य 4 प्लस 8। देखिए ये तो ऑप्शन जो है आपका, ये तो बिल्कुल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हम जब 4 और 2 को चेंज करेंगे तो 4 यहाँ 6 से 4 कटेगा नहीं, 4 से 6 कटेगा नहीं, तो आपका ऐसे ही ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया है, सिंपल स्टेटमेंट दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया है स्टेटमेंट कथन कि कुछ किताबें लैंप हैं, कुछ लैंप छड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग निष्कर्ष को देख करके राइट आंसर करेंगे। बोला गया है कि कुछ किताबें लैंप हैं, तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ किताबें लैंप हैं, किताबों को मैं बुक से डिनोट करता हूँ और लैंप को मैं एल से, ठीक है। और बोला है कुछ लैंप छड़े हैं, तो और कुछ लैंप क्या है, छड़े। छड़े को मैं CH से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि पहला निष्कर्ष कि कुछ किताबें छड़े हैं। कुछ जो किताबें हैं छड़े हैं, बिल्कुल गलत बात है। कोई छड़ ना किताब है न तो लैंप, कोई भी जो छड़ है न तो किताब है न तो लैंप, बिल्कुल गलत है भैया। कुछ तो लैंप है ना, ये भी गलत है। सभी छड़े लैंप हैं, सभी छड़े लैंप कहाँ हैं, कुछ छड़े लैंप हैं, तो ये भी गलत हो गया। देखिए ऑप्शन जो निष्कर्ष एक है ना वो सही हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष एक क्या है, पॉसिबल ऐसा है, पॉसिबिलिटी में ये सही होता है, लेकिन ऐसे नहीं सही है। क्योंकि इस डायग्राम को हम लोग कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे बुक को कर दें और यहाँ पे लैंप को कर दें और यहाँ पे छड़ को कर दें, तो भी बात कथन का बात सारा सेटिस्फाई हो रहा है। और कहा है कि कुछ किताबें छड़े हैं, तो कुछ किताबें छड़े यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन 2-2 डायग्राम बन रहा है ना, एक ही स्टेटमेंट का 2-2 डायग्राम, तो यानी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ऑप्शन निष्कर्ष एक सही हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ निष्कर्ष ये तो पूछा नहीं ना कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये तो करेक्ट पूछा जा रहा है कि सही है कि नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, राइट नहीं मानते हैं, राइट इसको नहीं मानते हैं, गलत मानते हैं। कुछ किताबें छड़े हैं, बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।